बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद 24/9 में मैं हूं आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अबूजर मौज़्ज़म। आप सब गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग, उम्मीद करते हैं दिन आपका खैर से गुजरे। और इसके साथ साथ जी लेजेंडरी नुसरत फ़तेह अली खान साहब के फैंस पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी हैं आज उनकी बर्थडे मना रहे हैं, क्योंकि वो तो हम में नहीं रहे लेकिन आज भी दुनिया उनको याद करती है, क्योंकि ये लेजेंडरी गुलकार जो थे उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनकी आवाज़, उनका स्टाइल और जिस तरह से वो कवाली किया करते थे, जिस तरह से उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में भी बहुत नाम कमाया और पूरे बरसगीर, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान में ही, इंडिया में भी उनके फैंस मौजूद हैं और पूरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ उन्होंने टूर किया, कॉन्सर्ट किया। आपको पता है कि अक्सर ये उनके बारे में कहा जाता था कि उनके म्यूजिक का इतना असर था कि किसी को अल्फाज अगर समझ नहीं भी आ रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोरे जिन्हें उर्दू समझ नहीं आती है लेकिन वो उनके म्यूजिक पर झूमा करते थे और उनके बेशुमार ऐसे ट्रैक्स हैं जो हमने न सिर्फ सुने और आज भी वो गोल्डन डेज। उनकी कवाली पूरी दुनिया में मशहूर, जापान से लेकर अमेरिका तक उनका नाम था और जापान में उनको एक बहुत ही ज़बरदस्त हैसियत हासिल थी, जो कि उनको हमेशा से एक फ़ैन के तौर पर नहीं बल्कि बहुत उससे आगे बढ़कर लोग उनकी, मतलब अक्सर तो ये भी मैंने सुना है कि कहते हैं कि पूजा करते थे लोग उनकी, जापान में इस हद तक बात आगे चली गई थी। और फिर उसके बाद ये है कि अमेरिका में जहाँ जहाँ पर उन्होंने कॉन्सर्ट्स किए आज भी लोग उनको याद करते हैं। और मेरे ख्याल में जो हॉलीवुड में, बॉलीवुड में और इसके साथ पाकिस्तान में उन्होंने जहाँ जहाँ पर भी काम किया है वो ज़बरदस्त रहा है। लिरिक्स, वो आवाज़ और वो म्यूज़िक आज भी मिस किया जाता है और इस दिन पे आज हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और अब जैसे उनकी कवालियाँ भी हम सुन रहे थे और बहुत से लोग अभी भी सुनते होंगे, मैं ये बात भी यहाँ पर कहूँगा कि बहुत से ऐसे गुलकार जिन्होंने सिर्फ नुसरत फ़तेह अली साहब की कवालियाँ गाई हैं, उनकी वजह से ही उनका नाम रोशन हुआ है और आगे बढ़े हैं। मतलब लोगों के करियर जो है वो उन पर डिपेंडेंट थे, मतलब इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी आवाज़, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही जी। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम की तरफ भी बढ़ते हैं और आज के प्रोग्राम में हम पॉलिटिकल सिनेरियो से लेकर डिफरेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे और बड़े मज़े की बातें भी होंगी। कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात भी कराएंगे जो ज़िंदगी में आपको इंस्पायर करके ना सिर्फ आगे लेके जाने में मदद फराहम करेंगे बल्कि जनरली भी अगर देखा जाए तो सहूलियात और अपॉर्चुनिटीज़ ही सब कुछ नहीं होता। बहुत से मकामात पर आपकी मेहनत भी रंग लाती है। तो ऐसे भी एक गेस्ट हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद होंगे। फिलहाल चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। नए DGISI के लिए कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। जाम कमाल से नाराज ज़हूर वलीदी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कायम मकाम सदर मुकर्रर। छोटा मच्छर बड़ी तबाही मचाने लगा। IMF ने खतरे की घंटी बजा दी। पावर सेक्टर एक्सपोर्ट घरेलू सार्फिन को बिला दाखिल गैस मिलेगी, हमाद अजहर ने वाज़ेह कर दिया। और कराची में डेयरी फार्मर्स के दूध महंगा करने की तैयारी। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और बाकायदा आज के प्रोग्राम का। और सबसे अहम मामला जो कल से डिस्कस हो रहा है ना सिर्फ मीडिया पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी, काबीना मीटिंग हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने काबीना को अपने एतमाद में लिया और ज़ेर बहस भी आया मामला, वो है नए DGISI की तकरीर। बिल्कुल, और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसमें डिस्कशन हो रही है और ये कहा जा रहा है कि कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा, किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। ये बात जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इस पर हम बात करेंगे। मियाँ सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं। मियाँ साहब, ये मामला जो कि DGISI के हवाले से कल ज़ेर बहस रहा है और इस पर बात भी हो रही है, मीटिंग्स भी हो रही है, आर्मी चीफ की भी, वज़ीर आज़म की और साथ में काबीना की मीटिंग्स भी हुई हैं। आपको क्या लग रहा है कितना ये इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि मुशावरत होनी ऐसे मामलों में बहुत ज़रूरी है? देखिए, दुनिया में ये बड़ा जो कामयाब ममालिक हैं वहाँ पे यही दस्तूर है, वहाँ पे यही रवायात हैं कि तमाम इदारे मिलकर जो रियासती इदारे हैं वो सब मुशावरत से फैसले करते हैं। अमेरिका जैसा मुल्क जिसको हम कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है या बड़ी कामयाब जमहूरियत है, 200 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है उसे मार के वजूद में आए, वहां पे भी आप देखिए पेंटागन जो है, जहाँ जो वजारत दिफा है उसका इनपुट बड़ा अहमियत रखता है जी। इसी तरह हमारे यहाँ भी ये सिलसिला बहुत देर से चल रहा है। इस वक्त तो हम खा के मैं समझता हूँ तनाजा खड़ा कर दिया गया और मीडिया, सोशल मीडिया पे तो इस तरह हंगामा बरपा था कि लोगों ने क्या मुगैया
इख्तिलाफात हो गए, ये हो गया, वो हो गया, जैसे तो कोई आसमान नीचे गिर गया है। तो इस तरह की बातें मेरे ख्याल होनी भी नहीं चाहिए थी। इसमें कल का जो फवाद चौधरी साहब हैं, हमारे छोटे भाई हैं और बड़े अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, बात एज ए स्पोक्समैन, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको आगे ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी नहीं चाहिए थी। ये एक इतना बड़ा फैसला है और आपस में जो मुशावरत है वो बदस्तूर जारी है। हमारे वजीर आज़म तो खुद ऑन रिकॉर्ड है, बार बार कह रहे हैं कि जी हम एक पेज पे हैं, हम तमाम इदारे जो हैं सब मिलकर रियासती अमूर सर अंजाम दे रहे हैं, बाहमी तावन के इश्तराक के साथ, बाहमी मुशावरत के साथ। तो मेरा ख्याल बहुत से ऐसे काम हैं जो खामोशी से कर लेने चाहिए, हिसास मामला हैं। बिल्कुल, आपकी बात बड़ी जबरदस्त है मियां साहब के, हसास मामला है और मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, बहुत सी चीजें खामोशी से हल हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और एक एक लफ्ज के ऊपर जोर दिया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इज्जत और एहतराम और उनके मकाम के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर की इज्जत और वकार के ऊपर कोई बात नहीं होगी, और एक पेज पर है और आपस में खुश असलूबी भी है। इतनी एक्सप्लेनेशंस देने से आप खुद मशकूक नहीं हो जाते? एग्जैक्टली देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए हम सब मीडिया वाले हैं, आप भी मीडिया वाले हैं, मैं भी। हम मेरे नजीर थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई, मुझे कहने लगे कि मैंने एक बड़ी भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। मैंने कहा यार ना करो भी, आप इतने मेच्योर हो, आपको समझ नहीं है। उन्होंने 12 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, मैं भी उसमें बैठा था जर्नलिस्ट में। उनको ऐसे ऐसे सवाल किए कि बाद में वो गुस्सा खा गए। तो मैंने कहा देखिए जर्नलिस्ट का तो काम है उसने कुरेदना है और हर जाविये से उसने बात आपको पूछनी है। फिर उससे तो खामखा जब जर्नलिस्ट ने अवाम में जाना है, अपने कॉलम के जरिए, अपनी रिपोर्ट के जरिए, अपने टीवी तजरिए के जरिए या टीवी पर बैठ के बात करनी है, तो फिर अवाम के अंदर तरह तरह की बातें क्या सराहियां होगी कि पता नहीं क्या कितना बड़ा क्राइसिस था जो कल रात को अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इमरान खान वज़ीर आज़म ना मिलते तो क्या हंगामा। लेकिन मियां साहब लेकिन इसमें ये जरूरी भी अक्सर होता है, क्योंकि आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, अफवाहें होती हैं, उनको भी आपने ख़त्म करना होता है। आप अगर यहाँ से काम जो है, अक्सर लोग कहते हैं जी मसला शुरू हो गया है, जिस तरह माजी में होते रहे मसाइल, आपको पता ही है एस्टेब्लिशमेंट और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जिस तरह से मामला खराब होते हैं, तो उसी की वजह से ही ये चीज़ शायद क्लियर की जा रही है कि ये मसला आगे ना बढ़े और यहीं पर अफवाह तफहीम से जहाँ पर अगर इशू आ गए तो हल कर लिया जाए। और जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने भी कल पैगाम में अपने दे दिया है कि मसला हल हो जाएगा, तो ये क्या बेहतर नहीं था बताना? देखिए हमारे यहाँ मीडिया में एक रवायत चलती थी और बहुत अर्सा चली, आजकल भी चल रही है, कि हम कहते थे कि अगर किसी के खिलाफ खबर आ गई और कोई शवाहिद की बुनियाद पर आ गई, जाहिर है क्योंकि जर्नलिस्ट कोशिश तो करता है कि वो शवाहिद इकट्ठे करे, तो शवाहिद इकट्ठे करे, रीचेक करे, डबल चेक करे, फिर जाके वो बात छापता है या बोलता है। अब ये है कि जर्नलिस्ट जब एक बात लिख देता है तो हमारे पास बहुत से लोग आते थे जी आपके अखबार में या आपके टीवी पे ये बात हुई, हमारे बारे में ये सारी गलत बातें हुई। हम उन्हें कहते थे कि देख लें, इसको स्टडी कर लें, ये ना हो कि आपका डिनायल जो है, आपका रिबटल जो है, और वो बाद में जाके वो जो लोगों के जहनों से बात अगर हज़फ भी हो गई है तो वो ज्यादा नुमाया हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका हक है और बिल्कुल अगर जहाँ पे तनाज़ात बनते हैं उनको ठप करना पड़ेगा आपको, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इशू बिल्डअप होना ही नहीं चाहिए था कि जब ये कहा जा रहा है कि वजीर आज़म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कद काट पे ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, और इसी तरह न चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आर्मी चाह रही है कि मुल्क के एक मुंतखब वजीर आज़म है उनके कोई इमेज में खराबी आए। तो जब ये चीज मौजूद है और लोग समझ रहे हैं कि ये है, तो मेरा ख्याल है कि जब अब अगर देखे ना, अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नदीम अंजम को DGIS के लिए समझ रहे हैं, उनका इंतखाब है, वो समझ रहे हैं कि उनके पास देखे ना पूरा आपका डेटा है, आपका पूरे क्रेडेंशियल्स हैं, अपने जर्नलों के, अपने कमांडर्स के, वो बेहतर समझ रहे हैं कि कौन सा जर्नल या कौन सा कमांडर जो है किस ओहदे पे ज्यादा बेहतर अंदाज में काम कर। सही वज़ीर आज़म का इख्तियार तो यकीनन उन्हीं का मिला, लेकिन इनपुट तो आपकी मुसल्लह अफवाज से, आपकी स्टेटमेंट से आता। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल है कि ये बात मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हक है, और ये बहुत सारी खराबात जो सोशल मीडिया पे खास तौर पे आई, आप देखें कल 12 अक्टूबर था, लोगों का जी 12 अक्टूबर यही पॉइंट में चाह रहा था, 12 अक्टूबर को कब्जा कर लिया था, शब खून मारा था। अब देखे ना, इस पे क्या था कि इस पे ये भी तासुर मिल रहा था कि गालिबन फिर 12 अक्टूबर आने लगा। जी बिल्कुल सही।
तो अभी तो वो हालात- अपनी ठीक है, फिर इसका मतलब वो जस्टिफाइड है अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देने में कि 12 अक्टूबर दोबारा नहीं आने वाला और एक ही पेज मामला है, हल वो हो पेज मौजूद है। मामला हल हो जाएगा, लेकिन मामला किस तरफ हल होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके नाम को चूज किया जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जो लिस्ट जाएगी फिर उनका इख्तियार है कि उसमें से वो किसको DGISI लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं मियां सैफ साहब, एक और मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो काफी अरसे से जुड़ा है, जिसमें जहांगीर तरीन साहब का नाम, और एक बार फिर से उन्होंने जब बात की, एक कॉर्नर मीटिंग थी जहां पर वो वर्कर्स से भी बात कर रहे थे, उन्होंने PTI हुकूमत बनाने का क्रेडिट भी ले लिया, पंजाब हुकूमत के हवाले से भी बात की और कहा कि मुझे साजिश के तहत अलग किया गया है। ये क्या मामला देखते हैं आप? यकीनन देखिए, हमारे यहाँ ये एक पॉलिटिक्स के अंदर एक ऐसा एलिमेंट भी है जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि तीसरा आंसर है या चौथा आंसर है, जिसे हम बात बार अंग्रेजी में कह देते हैं इनविजिबल गवर्नमेंट। जी जी जी। यानी ऐसी जो आंख से ओझल, नजर से ओझल जी। हुकूमतें हैं। मैं उन्हें माफिया तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा बड़े बड़े ताकतवर नेटवर्क्स होते हैं। देखिए, इसको कोई इतनी बड़ी को बात नहीं है, ये दुनिया में बहुत से ममालिक में, अमेरिका में देखें बड़े बड़े ऑयल नेटवर्क्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, उनके अपना एक बकायदा कॉकस बने होते हैं। वो असरअंदाज होते हैं कांग्रेस पे, सेनेट पे, इलेक्शंस में वो मुहिम चलाते हैं, इस तरह की जोड़तोड़ होती है। तो ये ऐसे होता है कि जेर जमीन कुछ बहुत से मामला चल रहे होते हैं। बात बात अगर किसी का काट बड़ा हो जाए तो लोग वहां से महसूस करते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। यदि आप इनको किस तरह कमजोर करना है, अंडरमाइन करना है, इनको किस तरह इनका मतलब आपको लग रहा था कि जहांगीर तरीन साहब जरा हावी हो गए थे बाकी अरकान पर पार्टी की, इसलिए उनको साइलेंट करने की साजिश की, मतलब सही कह रहे हैं? जहांगीर तरीन साहब जाती तौर पे काफी एक हम्बल इंसान है, यानी कि वो अगर एम्बिशन तो देखें नहीं, सियासी होती है, सियासी ख्वाहिशात होती हैं, इक़्तिदार की भी होती है, लेकिन बार बार दूसरे लोग बार हसद का शिकार हो जाते हैं। यदि आप देखें, ये किंग मेकर बन गए हैं, बादशाह घर हैं, इनकी उंगलियों पे पूरी रियासत नाच रही है, सिस्टम इनके चल रहा है, तो इनको क्यों ना नीचा दिखाया? तो फिर वो वक्ती तौर पे कुछ ऐसी कुव्वतें अभी हो भी जाती हैं। सही। लेकिन मियां साहब, ये तो कुव्वतों से ज्यादा का मामला भी था। जहांगीर तरीन साहब पूरी इलेक्शन कैंपेन में खान साहब के साथ साथ रहे, एंड दे वर, एक टर्म यूज की जाती थी, बेस्ट फ्रेंड्स थे, नॉट जस्ट फाइनेंशियल बट मॉरल सपोर्ट भी। एकदम से ऐसे अलग कर देना, आपको लगता है कि ये ठीक था या वाकई में साजिश ही हुई है? नहीं, ये ठीक नहीं था। खान साहब जो है ना जी, वो उनका देखें, वो इम्पल्सिव है, यानी कि एक सेकंड में फैसला करते हैं, गलत या सही वो बाद में देखते हैं। लेकिन स्टेट क्राफ्ट जो है ना, ये बड़ी एडजस्टमेंट्स का काम है, ये सूझबूझ का, फहम और फरासत का, सब्र और तदब्बर का काम है। वो जल्दबाज हैं, और देखिए ना, तभी तो उन्होंने सैकड़ों यू टर्न लिए, तभी तो उन्होंने बहुत से बातें करके फिर उसके बाद में मैं वो तो नहीं कहूंगा इस्तेमाल करूंगा मुहावरा, वो बड़ा गलत है कि थूक चाटना, लेकिन वो होता है कि एक बात नहीं, वो मियां साहब, खान साहब इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक टर्न्स, वो इसको कह रहे हैं कि जरूरी होता है कप्तान को कभी आगे और कभी पीछे अपने प्लेयर्स को करना पड़ता है। खैर, ये मामला अलग हैं। दूसरी तरफ अब एक और मामला जो कि गवर्नमेंट को, फेडरल को भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नर साहब बलूचिस्तान के का मुलाकात कर रहे थे और वो बात भी उन्होंने की है। इसके अलावा अब जो बलूचिस्तान में इस वक्त इशू है वो आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जाम कमाल साहब ने तो पहले तो वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देने का इनकार साफ किया है, पार्टी सदारत भी छोड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया, कल ट्वीट भी उन्होंने कर दिया है, लेकिन पार्टी उनकी अपने ही मुखालिफ हो चुकी हुई है। अब कैसे देखते हैं मामला? क्योंकि अब आइंदा चंद दिनों में तरीके एतमाद भी जो है वो लग रहा है कि ऑन द फ्लोर आ जाएगी, तो क्या होगा फिर? हाँ, ये है ना, देखिए हमारे यहाँ जो कोalitions होती हैं जितनी भी, वैसे तो बड़ी कंफर्टेबल कोalition है, वो उनके इत्तेहादी जो है PTI भी उनको सपोर्ट कर रही है बलूचिस्तान में। इन्होंने मरकज में बाप जो पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसके अभी तक तो वो क्लेम कर रहे हैं सरबराह हैं, हालांकि सेक्रेटरी जनरल जो हैं बाप के, जो उन्होंने जहूर बिलेगी साहब जो नाराज होकर हैं असेंबली है बलूचिस्तान के, उनको कायम मुकाम सदर बनाया है। लेकिन वो कह रहे हैं, आप देखें ना कि उनकी जो जाम कमाल आलियानी साहब है, उनका एक तो पसमंजर है बड़ा, देखिए ना कि जाम यूसुफ साहब के बेटे हैं जो साहब का वजीर आला, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बाकायदा उनके क्रेडिट पे है ये चीजें, उनकी रियासत में बाकायदा पाकिस्तान से इल्हाक किया था, और बड़ा उनका सियासी काट है। लेकिन देखिए, पॉलिटिक्स की अपनी एक हकीकतें होती हैं और बड़ी बिटर हकीकतें होती हैं, तलख हकीकतें होती हैं, वो आपने सबको साथ लेके चलना है। ये जरूर था कि उनके अंदर उनके साथ लोगों को नाराजगियां थी, और वो समझ रहे थे कि लोग के जी हमें अब ये काबिल रसाई नहीं रहे। तो उस हवाले से जब आप
जरूरत से ज्यादा सिर्फ इंतजामी अमूर को डील करेंगे और सियासत को सियासत। लेकिन मियां साहब लेकिन अब मामला तो खराब हो गया ना। अब देखिए 24 अरकान रह गए हैं सिर्फ उनके साथ। अब ये जो मामला अगर आएगा तरीके-ए-तमाद का तो वहां तो डिफीट नजर आ रही है, तो फिर ये तो एविडेंट नजर आ रहा है। देखिए मैं आपको इसकी एक मिसाल दूंगा, सादिक संजरानी भी इसमें बड़े इस वक्त मुतहरिक हैं, वो चेयरमैन सेनेट हैं, वो भी बलोचिस्तान के हैं, और उनका सादिक संजरानी साहब के खिलाफ एक तहरीक-ए-एतमाद आई थी, इतनी पुरानी बात नहीं है। उसमें वो तकरीबन 60 से ज्यादा अरकान ने वो तहरीक-ए-एतमाद पेश की। लेकिन आपको पता है कि जब वो हाउस के अंदर बाकायदा काउंटिंग हुई, गिनती हुई, तो वो जाके 50 के करीब और 60 से बहुत कम हो, और वो तहरीक-ए-एतमाद पिट गई। इस वजह से जान कमाल आलियानी साहब वज़ीर आला कह रहे हैं, अब उन्होंने कल अपने साथ जो हजारा पार्टी थी और दीगर अवामी नेशनल पार्टी उनके पार्लियामेंट्री लीडर थे, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी का भी वो इजलास बुला रहे हैं। अब अगर वो कह रहे हैं कि जी फ्लोर पे, हाउस के फ्लोर पे की सारी बात होगी, वोटिंग होगी, फिर पता चलेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं से कोई ऐसा इशारा या एतमाद का कोई इशारा दिया गया, सिग्नल दिया गया है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं शायद ये जोड़ तोड़ हो जाए, नाराज रुकनों को और अरकान को वो मनाने में कामयाब हो जाए। बिल्कुल सही, नाराज अरकान को मना ले, नाराज ऑपोजिशन को मनाने का कोई इरादा नहीं लगता इस हुकूमत का। जाते जाते जरा इस पर भी कमेंट कीजिएगा। मरियम नवाज साहबा को फिर नैब ने भी तलब किया है, आपको लग रहा है कि ये लड़ाई जो है वो 2023 तक चलती ही रहेगी हुकूमत और ऑपोजिशन की? देखिए इसमें हुकूमत का इमेज बहुत धड़ाम से नीचे गिर गया है। देखिए बात यह है कि मैं नहीं ये कहता कि मरियम नवाज या उनके वालिदैन या जो भी थे उनके बड़े चाचे वगैरह उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, अगर किया तो फिर सबूत होना चाहिए। लेकिन नैब का पहले तो किरदार आप सामने देखिए। अब वो 539 अरब की बात की जाती है कि रिकवरियां होंगी, तो अगर बड़े बड़े जो केसेज हैं, आप डॉक्टर आसिम का केस था, बहरिया का केस था, देखा जाए तो वो तो मेरा 800-900 हजार अरब तो वहां बन जाता है। तो अगर आपने 1000-2000 पता नहीं सैकड़ों बंदे पकड़ के उनको तशद्दुद करके या उन पर दबाव डाल के उनको छोटे छोटे सेल्स में अंदर उनको बंद करके प्ली बार्गेन करके ये रिकवरियां कर ली, तो इतनी बड़ी बात नहीं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे इस तरह फिर दूसरी बात ये होती थी कि आज हमें कोई वजीर मिलता है, वफाकी वजीर है या कोई मुशीर है हुकूमत का, वो कहता है जी कल ये होने वाला है, जी ये देखें गलत है, ये फलां है, और अगले दिन वो। लेकिन मियां साहब इस एग्जैक्ट मामले पर जो नैब ने अब दोबारा जमानतें मंसूख करने के लिए दरख्वास्त दी है, क्या आपको लगता है कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो टर्म अदालत ने ही यूज की उसके जुमरे में कर रहा है या वाकई जस्टिफाइड है? नहीं देखिए जस्टिफाइड तो वो होता अगर वो कानूनी को नुक्ते पे बात है। अब देखें ये तो उन्होंने जो पब्लिक स्टेटमेंट दी है जी, उसमें तो और बात है, अगर अंदर जाके अदालत में वो कानूनी निकाल पेश करते हैं वो जरूरत है कानून की। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि जी ये जाके सिर्फ एक थिएटर बना देती हैं और मीडिया से टॉक करती हैं और हंगामा सा बर्पा हो जाता है, तो मेरा ख्याल ये तो कानून में ये आप कानून में इसको जमानत की मनसूखी की बुनियाद नहीं बना सकते। जी कानून तो ये नहीं कहता कि जी आप मीडिया टॉक ना करें। लेकिन मसला ये है ना मियां साहब, मीडिया डॉग में मियां साहब मसला ये ना मीडिया डॉग में वो कहते हैं कि सिर्फ हमारी बात ही करती हैं, इसलिए इनकी जो जमानत है वो खत्म की जाए। खैर देखते हैं आइंदा चंद दिनों में क्या होता है। लेकिन ऑब्वियसली की बात ठीक है कि नैब का जो इदारा था वो कर नहीं सका जो कि क्लेम किया जाता था। बहुत शुक्रिया मियां सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उम्मीद करते हैं कि अलावा जो भी मामला इस वक्त गवर्नमेंट के टेकअप से नजर आ रहे हैं, इशूज हैं जो कि बड़े हो सकते हैं, उनको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए। बिल्कुल, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपने जो बात की ना कि नैब अदालत में जाके ये कहेगी हमारे खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, ये कहा हुआ ये फिर आपको साइज भी कर देता है और आपके मौकिफ को भी कह देंगे जी इन्होंने गलत इस्तेमाल किया जमानत को, ये हमारे खिलाफ जो है वो पॉइंट आउट करती है, ये गलत इस्तेमाल किया। अदालत इस पर क्या कहती है। फिलहाल हम एक ब्रेक की तरफ जाने, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम अपने प्रोग्राम में अक्सर ऐसे आपसे लोग मिलवाते हैं जिनके लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वो अज़म और हौसले की मिसाल आपको दिखानी हो, क्योंकि अक्सर अभी बहुत से हमारे लोग परेशान होते हैं, उनके हालात अगर ख़राब हैं, वो पढ़ नहीं सके हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उनके लिए हौसला कैसे मिलता है? एग्जाम्पल से मिलता है, जो कि एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे सामने है मोहम्मद अरहम की। बिल्कुल, और ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने काम के साथ साथ अपने काम में सर्टिफिकेट लेने के लिए काम भी किया। यानी कि पंजाब टेक्निकल बोर्ड में इन्होंने 2nd पोजीशन हासिल की है मैकेनिकल पावर एंड ऑटो फॉर्म में, जिसमें उन्होंने न
सिर्फ पंक्चर्स लगाए अगर हम ये कहें, बल्कि पढ़ाई करके उसमें सर्टिफिकेट जो हासिल किया और जो डिप्लोमा कंप्लीट किया, अब आगे जाकर उसका कितना फायदा होगा, स्किल कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उन्हीं से जानते हैं। मोहम्मद अरहम हमारे साथ मौजूद हैं। अरहम, कंग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो पंजाब टेक्निकल बोर्ड में आपने 2nd पोजीशन हासिल की है। थैंक्स। अरहम, ये जो हम स्किल एजुकेशन का जिक्र करते हैं और आपने टेफ्टा में एडमिशन लिया, ये डिप्लोमा कंप्लीट किया, कैसे आपका ये सफ़र शुरू हुआ? क्योंकि जनरली हम ये देखते हैं कि जो लोग पंक्चर्स की दुकान पर काम करते हैं या कहीं पर इस तरह की मेहनत मजदूरी वाला काम करते हैं, वो सारी ज़िंदगी बस उसी में लगे रहते हैं, आगे बढ़ने का नहीं सोचते। बस मैट्रिक के बाद मेरा तो यही ख्याल था कि बस अब स्टडी कंप्लीट होगी, लेकिन नहीं, मेरे वालिद साहब ने कहा भी अगर आप चाहते हो तो पढ़ सकते हो। तो मैंने सडनली सोचा भी कोई ऐसी स्टडी हो जिसके साथ साथ काम भी जारी रख सकूँ, तो डिप्लोमा ले लिया, जिसके बाद सेकंड टाइम मैं अपने वालिद साहब के साथ दुकान पर होता था। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अरहम, जैसे कि आपने कहा कि आपके वालिद साहब ने भी आपको सपोर्ट किया है, हौसला दिया है, तो कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि आप अपना काम भी करते हैं, पंक्चर लगाना, और फिर साथ में डिप्लोमा हासिल करने के लिए आपको जाना भी पड़ता था कॉलेज, और फिर ऐसी डिप्लोमा नहीं लिया, आपने 2nd पोजीशन ली है पंजाब बोर्ड में, तो फिर इस बारे में बताइएगा। मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर तकरीबन शुरू हो जाते थे और रात को ईशा की नमाज़ तक यही काम चलता रहता था। सुबह कॉलेज जाना, कॉलेज से आकर खाना खाते ही दुकान पर आ जाना, और यही काम शाम तक दुकान बंद करा के कर जाना। बिल्कुल सही। थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन हो जाता है। बिल्कुल, आपका आज़म होना चाहिए और आपका विजन होना चाहिए और मेहनत जारी रखें तो क्या नहीं हो सकता। अच्छा, इतनी पढ़ाई की कि 2nd पोजीशन ही ले ली, टाइम कैसे निकलता था उन तमाम चीज़ों को समझने के लिए जो क्लासेस में पढ़कर आते थे? मैनेज कैसे करते थे वो? टाइम तो अलग अलग का शुक्र है कि कॉलेज के अंदर ही जो मिलता था वो स्टडी उधर ही तकरीबन काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लेते थे। अगर कोई टाइम ज़्यादा निकालना पड़ता तो रात को या फिर वीकेंड के ऊपर असाइनमेंट क्लियर कर लेता होता था, इसी तरह कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अरहम, मुझे बताइएगा कि अब आप चूँकि बोर्ड में 2nd पोजीशन टेक्निकल बोर्ड में आपकी आ चुकी है, और ऑब्वियसली आप जो अपना काम कर रहे हैं, अब इसमें आप क्या देखते हैं कि क्या फ़ायदा होगा आपके कारोबार में? जो आपने डिग्री डिप्लोमा हासिल की है, उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं? इसके फ़ायदे हो सकते हैं, मैं अगर स्टडी भी कर सकता हूँ, बीटेक कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं अपना कारोबार ही मज़ीद बढ़ा सकता हूँ। ये जो सा कर रहा हूँ इसे बेहतर बना सकता हूँ। बिल्कुल सही। और एक सर्टिफिकेट जब आपके पास आ जाए और बाकायदा आपने सीखा हो, तो उसका कारोबार करने का जो एक्सपीरियंस है या जिस तरह से आप एक्सेल कर सकते हैं, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। और हम ये बताएं कि हम बड़ी आर महसूस करते हैं मेहनत करने में, और मेरे लिए आप उतने ही काबिल एहतराम हैं जितने मेरे साथ बैठे कॉलीग, क्योंकि सब मेहनत कर रहे हैं, अपना रोज़ गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर बड़ा देखा जाता है ऐसे कि ये तो पंक्चर लगाता है, ये तो मजदूरी करते हैं, ये तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको इस तरह के क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि पढ़ के क्या करना है, करना तो यही है? इस तरह की बातें सुनने को मिली? नहीं, इस तरह की बातें सुनने को मिलती तो हैं, लेकिन बंदे को ये होता है भी स्टडी करने से उसके अंदर शऊर पैदा होता है, इंसान के अंदर उसके अंदर शऊर पैदा होता है भी वो आगे बढ़ सकता है और कुछ कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और शऊर और आगे बढ़ने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पढ़ाई आपने की है। अब आप ये बताएं अरहम, कि चूँकि आपने ये मुकम्मल कर लिया है, तो अब आगे आपके प्लान्स क्या हैं? आपने कहा कि पढ़ाई तो मैं करूँगा, लेकिन अब जितने आप मेहनती नज़र आ रहे हैं कि काम भी करते रहें, पढ़ाई भी करते हैं, तो डेफिनेटली हमें ये पक्का पता है कि आप कर लेंगे, लेकिन कुछ प्लान्स आपने बनाए हैं आगे 5-10 साल में? आपने किस तरफ लेके जाना है अपने आप? कहाँ देखते हैं आप आगे 5 साल में? आप तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इंशाल्लाह बढ़ेंगे आगे, जो जिस चीज़ का डिप्लोमा किया है उसी में आगे बढ़ेंगे। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लग रही हैं ऑटो की, उनके अंदर जाएंगे इंशाल्लाह, कोई ना कुछ मेयार बनाएंगे, पाकिस्तान में नाम बनाएंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं आपका टेफ्टा का एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्किल्ड एजुकेशन का? वहाँ पर पढ़ाई और डिप्लोमा के दौरान कैसे टीचर्स थे, कैसे सिखाया जाता है, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? टेफ्टा के अंदर हमारे कॉलेज में तो टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, उन्होंने जितना हो सकता है हमारा सपोर्ट किया साथ हमारे, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं टीचर हमारे। बिल्कुल, और टेफ्टा का जो इदारा है डेफिनेटली वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो अरहम, जो आपको देखने सुनने वाले हैं, ऑब्वियसली आपके साथ दीगर भी लोग हैं जो इसी पेशे से मुंसलिक हैं, आप क्या कहेंगे कि कितना ज़रूरी है उनके लिए आगे बढ़ना, फिर इस तरह एजुकेशन हासिल करना? जो आपको देख रहे हैं उनको क्या गाइड करते हैं आप? देखिए, हर शोबे में तकरीबन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जो एजुकेशन
बेशक पंचर भी लगाते हैं ना, तो अगर तो एजुकेशन हासिल होगी तो हर शोबे में तरक्की होगी। बिल्कुल, हर बिल्कुल शोबे सही, में हर तरक्की शोबे में होगी अगर तरक्की एजुकेशन हासिल करेंगे। बड़ा अच्छा पैगाम है आपका, और हम उम्मीद करते हैं जो आपको देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं आपसे, वो डेफिनेटली इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। अरहम, आपका बहुत शुक्रिया, आप एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि आपको देख रहे हैं, उन्हें सीखना चाहिए, मेहनत करते रहिए। बिल्कुल। और अबू सर, आप ये भी देखिए कि आप अपनी किस्मत खुद तय करते हैं। अगर आपको कहीं पर ये इस तरह के काम करने भी पड़ रहे हैं, पंक्चर लगाना पड़ रहा है, जहाँ पर आपको लगता है कि आप मजीद आगे नहीं जा सकते, तो फिर आपको अपनी किस्मत अपने हाथ में लेकर मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप मेहनत करना शुरू करें तो अल्लाह ताला भी आपको सपोर्ट करता है। सो गुड लक फॉर द फ्यूचर अरहम, और हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर हाजिर होंगे। को खुशामदीद कहेंगे। नाज़न, डेंगू की अगर बात करें, कोविड तो बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हो गया, और गुज़श्ता 24 घंटों पॉजिटिव रेशो जो है वो 2.34 रही, लेकिन डेंगू काबू में नहीं आ रहा, और हर रोज़ सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, और जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं उनकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा बताई। बिल्कुल, अब मामला ये हैं, सूरत हाल ये है कि अब तक डेंगू के 4494 मुसद्दक़ा केसेस सामने आए हैं, और उनमें सिर्फ लाहौर में 3437 का ताल्लुक है, यानी कि इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम लाहौर में इस वक्त बढ़ चुका है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू बन चुका है। चीफ कोऑर्डिनेटर डेंगू एंड कोरोना डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर असद असलम साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये जो सूरत हाल है कि एक तरफ हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के हवाले से कुछ मस्बत खबरें आ रही हैं कि रेशोज़ कम हो रही हैं, केसेस भी कम हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ डेंगू का इशू लाहौर में खासकर बहुत बढ़ता जा रहा है। कैसी देखते हैं सूरत हाल आप हॉस्पिटल्स में खुसूसन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लाहौर में इस वक्त जो तकरीबन 1209 पेशेंट बेड्स हैं जो हमने एलोकेट किए हैं फॉर डेंगू पेशेंट, और इस वक्त उनकी जो ऑक्यूपेंसी रेट जो जा रहा है वो 52% जा रहा है। इस वक्त तकरीबन 580 पेशेंट हैं, और बाकी जो है वो बाकी बेड तकरीबन 535 के करीब बेड खाली हैं। लेकिन ये 580 पेशेंट में से हार्डली तकरीबन 200 के करीब जो कंफर्म्ड हैं, बाकी सस्पेक्टेड हैं या प्रोबेबल हैं, उनके अभी रिजल्ट नहीं आए, तो इसलिए उनको भी हम दाखिल कर लेते हैं, घर नहीं भेजते। तो उनमें से बहुत कम होते हैं जो पॉजिटिव होंगे। सही। तो हमारे पास अभी सफिशिएंट बेड मौजूद हैं, ये तो जो मौजूदा सूरत हाल है। इसके अलावा हमारे पास जो एक बहुत रैंप अप प्लान हमने पहले ही डिवाइड किया हुआ है, वो भी मौजूद है। अगर खुदा ना खाता ये बेड कम पड़ जाते हैं, तो उस रैंप अप प्लान के तहत सारे अस्पतालों में मजीद तकरीबन 350 से 450 बेड मजीद ठीक है, डेंगू के लिए कर दिए जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, ये तो फैसिलिटीज की बात हो गई जो मैनेज, और चूंकि हमारी कोविड की वजह से प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई है कि मैनेज अच्छे से हो सकता है कि अगर ये ना हुआ तो ये प्लान काम कर लेंगे और बेड्स अवेलेबल कर देंगे। लेकिन वजह क्या समझते हैं आप? बीइंग अ डॉक्टर, आपने बाकायदा ट्रेनिंग भी ली हुई है, इंसदादे डेंगू एक पूरा हमारे पास टीम मौजूद है जो इसके ऊपर काम करती है। पिछले साल और उससे पिछले साल डेंगू इस कदर खतरनाक नहीं हुआ था, क्या वजह समझते हैं आपके इस दफा रुकने में नहीं आ रहा, केसेस मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं? देखिए, हर 3 साल बाद ये डेंगू का इसने सर उठाना है, और दूसरी बुनियादी वजह जो मैं समझता हूँ कि इस दफा हम तकरीबन देखिए मार्च 2020 से 14 मार्च 2020 से लेके अब तक हमारे सबके ज़हन पर कोविड पूरी तरह सवार था। जी। मैंने भी बहैसियत एक आम शहरी के, मैंने भी उस तरह अपने घर पर तवज्जो नहीं दी कि मैं क्यारियों में, गमलों में, वाटर एयर कूलर में या टायरों में या घर के बाहर जब हम गाड़ी धोते हैं तो उसमें पानी बाहर न ठहरने दूं, और मैंने सोचा नहीं दी इसके ऊपर। तो नतीजा निकला कि कुछ इलाके थे जो लाहौर के खासतौर पर मसलन डिफेंस का और शाहदरा, जहाँ पर बड़े ओपन स्पेसेस थी और जहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी काफी हो रही थी, तो वहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ और उसमें से वो मच्छर अफजाइश हुई और फिर ये सूरत कर रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा डॉक्टर साहब कि जहाँ पर एहतियात नहीं की है उसी तरह से गवर्नमेंट भी अवेयरनेस उस तरह कैंपेन नहीं कर सकी क्योंकि ऑक्यूपाइड थी शायद। लेकिन डॉक्टर साहब, अब चूँकि जो इस वक्त पेशेंट्स आप देख रहे हैं, आपने कहा 52% ऑक्यूपेंसी है, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो किस हद तक हैं? क्योंकि अक्सर असल मसला तो क्रिटिकल पेशेंट्स का होता है, रूटीन का अगर कोई बुखार है या कोई परेशानी है तो वो तो हल हो जाती है। क्रिटिकल पेशेंट्स के हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए, इसमें बेसिकली जो हमारे लिए परेशान कौन चीज होती है वो डेंगू हेमोरेजिक फीवर के साथ है। तो इसमें आप 30 से 35% पेशेंट ऐसे हैं कि जो जिनको थोड़ा सा हेमरेज है या मतलब
यूरिन में ब्लड आना या पेट में ब्लीडिंग होना, तो हमारे पास तकरीबन 30% केसेस वो भी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट से तकरीबन सारे के सारे ही रिकवर हो जाते हैं, सिर्फ उनको एक प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है। बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है। डॉक्टर साहब, अपनी मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन में आप लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्योंकि अपेरेंटली गवर्नमेंट जो है वो उस तरह से ना अवेयरनेस कैंपेन चला सकी है और ना ही इस चीज को आम आदमी भी सीरियसली ले रहा था, तो आपका मैसेज क्या होगा आवाम के लिए? अगले 2 हफ्ते कम अज कम काफी क्रिटिकल हैं। लोगों से ये दरख्वास्त है कि घरों में पानी को ठहरने दें, खासतौर पर अपने गमलों में, क्यारियों में। वाटर एयर कूलर तो अब शायद कम चलते हैं, छतों पर टायर हैं उनमें, और घरों के बाहर गाड़ियां धोते हैं तो वहाँ पानी, तो ठहरे हुए पानी में ये मच्छर अफजाइश करता है। तो हम लोगों से ये दरख्वास्त है कि ये पानी अपने घरों के अंदर और घरों के बाहर बिल्कुल इकट्ठा ना होने। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा लोगों को कि अगर कोई मसला हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि ये बड़ा जरूरी होता है। और डेंगू के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमने सिर्फ बहुत ज्यादा दवाइयां भी नहीं देनी, बड़ा केयरफुली उसको इलाज। बाद दवाइयां तो उसको मजीद बिगाड़ देती हैं। तो फौरन नहीं, अगर बुखार आपका 1 या 2 दिन में नहीं टूटता तो लाहौर के तकरीबन और पंजाब के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसमें डेंगू काउंटर बना दिया गया है। आप वहाँ तशरीफ ले जाएं और अपना बाकायदा खासतौर पर ब्लड टेस्ट कराएं। सीबीसी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, और टेस्ट करा के डॉक्टर से मशवरा करके मजीद अपनी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आपकी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सी मेडिसिन जो हैं वो इसको बिगाड़ देती हैं ठीक करने के बजाय। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और ये बात कोविड में भी देखी अबूजर, और डेंगू में भी, कि अगर आप गलत मेडिसिन ले लें तो आप ठीक होने के बजाय खराब हो सकते हैं, तबीयत आपकी और ज्यादा खराब हो सकती है। तो ऐसे में सबसे बेहतर यही है कि आप अपना ख्याल रखें और डॉक्टर से रुजू। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर हॉस्पिटल में काउंटर्स बना दिए हैं और टेस्ट भी जो है वो कुछ महंगा नहीं है, 90 रुपए का टेस्ट है और कहीं पर तो फ्री भी है, सीबीसी फ्री कर रहे हैं। तो फिर आप इस बारे में जरूर यकीन दहानी रखिए कि टेस्ट भी हो रहा है और ट्रीटमेंट भी हो रही है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि जैसे आपको कोई कंप्लेन हो तो डॉक्टर से रुजू करें, सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। इसी के साथ एक ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से मजीद कहेंगे नाज़रीन, बहुत सी पॉलिटिकल स्टोरीज, बहुत से ऐसे सिनेरियोज हम डिस्कस करते हैं जो बराह रास्त शायद आवाम को मुतासर नहीं करते, और आवाम ये भी कह देती है कि ये सियासत है, इसको जाने दो। लेकिन वहीं पर अबू सर, जब हम ये बात करते हैं कि आवाम को आटा नहीं मिल पा रहा, चीनी नहीं मिल पा रही मुनासिब कीमत में, तो आप यकीन जानिए कि खुद भी परेशान होना शुरू। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी, महंगाई भी हो रही है और वहीं पर हमने देखा है कि डॉलर भी अपने नई बुलंदी सतह पर पहुंच गया, जिसके बाद रुपए की कदर मजीद गिर गई है। इंटरबैंक मार्केट में $1 171 रुपये 12 पैसे का हो चुका है, और स्टेट बैंक के जारी करदा शुमार के मुताबिक कल इंटरबैंक में $1 21 पैसे मजीद महंगा हो। इससे बढ़ते हैं आगे, और एक और मामला, जैसे कि हमने बात की कि आटा चीनी का मसला हल नहीं हो रहा क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि IMF ने भी अब कह दी कि 2022 के दौरान भी महंगाई बढ़ने के खतरे की घंटी बजाते हुए कहा कि महंगाई जो होगी वो 9.2% तक जाने का खदशा है, जो कि परेशानी की बात है। और ये भी कह दिया कि शायद GDP जो है कुछ बेहतर होगी, और जो गवर्नमेंट ने क्लेम किया है 3.9 वो तो ठीक है और आइंदा चंद सालों में बेहतर हो सकती है, लेकिन महंगाई के हवाले से IMF ने साफ क्लियर कर दिया है, रिपोर्ट में जारी कर दिया है कि महंगाई मजीद बढ़ सकती है। क्या कहा आपने? 3.9 2.8 हमने तो सुना था 5 और 6 पर जाएगी, आपको याद होगा। नहीं, उन्होंने कहा जो पहले गवर्नमेंट ने दावे शुमार दिए थे वो ठीक है। मैं तो गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हूँ जी। हमें 5 भी सुनाया गया, 6 भी सुनाया गया, तरक्की के रास्ते पर आ गए हैं हम, 3 महीने में ये हो जाएगा, पाकिस्तान बहुत ऊपर चला जाएगा, पाकिस्तान के पासपोर्ट की बहुत इज्जत होगी। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान के रुपए की कदर कितनी नीचे जा रही है, क्या गवर्नमेंट को ये कंसर्न कर रहा है? क्या उनकी पॉलिसीज आवाम दोस्त हैं, और क्या हम मजबूर हैं कि हमने IMF की ही सुननी है और उसके तहत ही महंगाई करनी है? और अगर ये महंगाई हुई तो अभी से प्रेडिक्शन की जा रही है कि 15 अक्टूबर आ रहा है, पेट्रोल महंगा होगा, लेकिन जब IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे तो पेट्रोल मजीद ऊपर जा सकता है, क्योंकि हमने टैक्स के मद में 600 अरब के करीब जो है वो पूरा करना है। अगर IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो आपका आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, फल, हर चीज मुतासर होगी, क्योंकि महंगाई की जो रेशो है वो और ऊपर जाएगी। और एक आम आदमी जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है, क्या वो 2 वक्त की रोटी घर लेकर जा सकेगा या नहीं? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल होता है। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा मसला है आवाम के लिए। और जिस तरह से हमने बताया आपको कि चीनी और आटे का मसला है, और IMF ने कह दिया कि मजीद महंगाई होगी तो फिर क्या सूरत हाल होगी।
हमारे साथ उस्मान जावेद भी होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे ओवरऑल क्या है। लेकिन इस वक्त चूंकि एक और इशू हमारे सामने है, वो बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है। जैसी सर्दियों की आमद तो हमें ये पता लगता है जी कि गैस की लोड शेडिंग होगी और फिर ये होगा कि लोग जो हैं वो परेशान होंगे और उनको शायद खाना पकाने के लिए गैस भी मिलेगी। अब ये वो मामला है जिस पर हम बहुत परेशान हैं और हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इस पर कुछ कर नहीं पा रही। कोई खास उम्मीद नहीं है, आप यकीन जानिए। इतने सालों से मैं अक्सर ऐसे कहती हूँ कि प्रैक्टिस हो चुकी है अब उधर कि गैस नहीं आनी है, मतलब 15 घंटे की लोड शेडिंग होनी है। तो सिलेंडर आप स्टैंड बाय पे रख लें जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो गीजर या पानी गर्म करने या हीटर लगाने जैसे लग्जरीज को तो भूल ही जाएं, खाना भी पकाना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ। शायद सप्रा हमारे साथ मौजूद हैं जो सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी और तमाम ओवरऑल सिचुएशन को देखते भी हैं। अभी जो सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने अनाउंसमेंट की है, सप्रा साहब गुड मॉर्निंग, 15 घंटे की लोड शेडिंग, सर्दियां आने वाली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो हर मौसम सरमा में होता है कि गैस की लोड शेडिंग होगी, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि आप 15 घंटे की लोड शेडिंग करने जा रहे हैं और इस पर बाकायदा तौर पर तजावीज़ भी तैयार की गई हैं। अगर इसके मुहर्रिकात की बात की जाए तो वो आपको इंतहाई गंभीर नज़र आएंगे। अब हम LNG जो इंपोर्ट हो रही है, जो महंगे दामों हम दरामद करते हैं, उस पर हमारा इन्हिसार है सारा। अगर डोमेस्टिक सेक्टर भी इवन विंटर में उनको कुदरती गैस पूरी नहीं होती, अगर LNG उसमें इंजेक्ट ना की जाए सिस्टम में, तो घरेलू सारिफ भी है वो गैस इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब रही बात कि आप CNG को बंद करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बंद करें, नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बंद करें, वो LNG बेस्ड हैं, उस पर अब वो ख़त्म बात हो गई कि डोमेस्टिक सेक्टर को गैस देना हमारी तरजीहात में शामिल है, इसलिए हम इनको बंद कर रहे हैं। भाई वो ऑलरेडी LNG पे है। अब हम आ जाते हैं डोमेस्टिक सेक्टर पे। डोमेस्टिक सेक्टर में माजी में ऐसा होता रहा कि कुदरती गैस और उसके साथ LNG को इंजेक्ट किया जाता है ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है, ताकि घरेलू सार्फिन तक बिला तत्तुल गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अब क्या हो रहा है कि जो इंजेक्शन होती थी वो डोमेस्टिक सेक्टर से उसकी वसूली नहीं की जाती, वो सब्सिडी की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान सुई नॉर्दर्न को देती है। गुज़श्ता सालों में जो ये गैस LNG में शामिल होती रही, LNG की कीमत हुकूमत ने अदा नहीं की और 70 अरब से ज़ायद जो है वो SNGPL ने वसूल करने हैं, जिस पर अभी तक हुकूमत फैसला नहीं कर सकी। अच्छा। अब क्या फैसला हुआ कि इस साल हम लोग, क्योंकि सारी इंडस्ट्री CNG सब उधर चले गए हैं और डोमेस्टिक सेक्टर से क्योंकि हमने उनसे बिलों की सूरत में पैसे वसूल नहीं करना होते, इसलिए उनको कम से कम जो है LNG उस सिस्टम में इंजेक्ट करेंगे और कम से कम देंगे ताकि हुकूमत पर बोझ ना पड़े और बराह रास्त जो सारिफ है वो इससे मुतासिर होगा। शेड्यूल क्या बनाया जा रहा है कि सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक नाश्ते के वक्त मिलेगी। अच्छा। इसी तरह दोपहर में आपका 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, या हो सकता है 2 बजे तक दोपहर में कम वक्त में दी जाती है, ये दोपहर के खाने में होगी। और रात के औकात में भी जो शेड्यूल बना रहे हैं और 6:30 बजे से लेकर कोई 8:30 या 9 बजे तक बनेगा। अक्रॉस द बोर्ड है सभी जी बिल्कुल। आप पंजाब और KPK की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2 सूबे चूंकि SNGPL हाँ इसमें करते हैं। KPK फिर भी हमसे गैस ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है, पंजाब हमेशा मुतासिर होता है। अब लाहौर के बासी या आपके पंजाब के जितने भी बासी हैं, अब उनको एक शेड्यूल बना लेना चाहिए कि उन्हें जल्दी भी उठना पड़ेगा और जल्दी नाश्ता तैयार करना पड़ेगा। और शेड्यूल के साथ साथ एक चीज जरा बताइएगा कि जो प्रेशर है वो ठीक रखे, क्योंकि अक्सर 2 घंटे में प्रेशर नहीं होगा। एहसान करके हमें गैस देंगे, नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ ना, आप जब शेड्यूल बना देंगे तो 6 से 8 बजे तक या 9 बजे तक सपोज आप शेड्यूल बना रहे हैं और अमल दरामद करवाते हैं, तो उसी वक्त आपके करोड़ों जो कंज्यूमर हैं जो लाहौर में लाखों की तादाद में उसी पे आ जाएंगे। वो सिस्टम पे अचानक बोझ पड़ जाएगा, मतलब वो 2 घंटे सारे घर में चूल्हे जल जाएंगे। बाज़-औक़ात तो कोई 6 बजे जलाएगा, कोई 8 बजे, कोई 10 बजे, अगर रूटीन में जलाए तो वो बोझ पड़ेगा, सिस्टम आपका कोलैप्स करेगा। इसी तरह दोपहर में भी। अब क्या है कि LNG अगर इंजेक्शन नहीं होती उसके बगैर आपका सिस्टम नहीं चलता है। LNG अगर इंजेक्ट करते हैं तो हुकूमत पर बोझ पड़ता है, इसलिए इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि इंजेक्शन भी कम हो, सारिफ को गैस भी दी जा सके, जो अभी तजावीज़ हैं इसके मुताबिक नामुमकिन नजर आ रहा है। और LPG की अगर हम बात करें तो वो 200 रुपए पर केजी से ज्यादा उसकी कीमत हो चुकी है, वो अफोर्डेबल भी नहीं है। इसलिए हुकूमत को अब इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है। प्रेशर अल्टीमेटली आपकी SNGPL पे आएगा, उनको प्रेशराइज किया जाएगा कि आप किसी न किसी तरह सारिफ तक गैस पहुंचाएं। साहब आप जो बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो उसके कुछ और ही बातें करती है, वो तो हमें रोशन मुस्तकबिल दिखाती है कि इस दफा सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, गैस की कीमत हम नहीं बढ़ाएंगे, इजाफी बिलों का बोझ उसके ऊपर नहीं डालेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि रवा साल नवंबर और दिसंबर में LNG जो है वो भी इंजेक्ट इस तरह से की जाएगी कि सारिफ पर बोझ ना पड़े और लोड शेडिंग कम होगी। वो तो ऐसी कहानियां सुनाते हैं। देखें, जब से नया पाकिस्तान बना हम लोग सुनते तो इसी तरह ही आ रहे हैं।
उस वक्त भी कहा जाता था कि हम बिजली के बिल जला देंगे, उस वक्त भी कहा जाता था कि टीवी की फीस वसूल नहीं की जाती, उस वक्त भी कहा जाता था कि मीटर की सूरत में जो रेंट लिया जाता है वो 20 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए क्यों किया गया। ये तो नए पाकिस्तान की जो ख्वाब हैं उनकी सब की ताबीरें आपके सामने हैं, आप उसको छोड़ दें। एक जरूरत है, यानी कि एक कार्य जो है। हमाद अज़ीज़ साहब ने अनाउंस किया कि हमारे पास 10-10 कार्गोज मौजूद हैं एलएनजी के, उसका घरेलू सारिफिन को कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हुकूमत ने डिसाइड कर लिया है कि घरेलू सारिफिन को कम से कम एलएनजी देनी है। देखिए, मैं इसका मतलब लोड शेडिंग होनी ही होनी है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो बुनियादी हमारी चीजें होती हैं पूरी दुनिया में उस पर सब्सिडी होती है। आपकी बिजली है, गैस है और बाकी जो किराए हैं या आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इस पर सब्सिडी दी जाती है। हुकूमत चाहती है कि हम लोगों पर बोझ ना पड़े, जो डॉलर की कीमत आपके सामने है कि किस तरह रुपए की कदर कम हो रही है। डॉलर की सूरत में आपने एलएनजी लानी है और उसके बाद आप डोमेस्टिक सेक्टर को देकर और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके पैसे भी ना दे और एसएनजीपीएल दिवालिया होती जाए, तो मुझे बताएं कैसे सिस्टम चलेगा। इसलिए उनकी कोशिश है कि डोमेस्टिक सेक्टर को कम से कम दी जाए, जो कि नामुमकिन है। इनको गैस देना पड़ेगी, नहीं देंगे उसी तरह खवातीन सड़कों पर आएंगी, वही बर्तन निकले होंगे, उसी तरह चौक चौराहे में एहतजाज होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं जमहूरी हक है एहतजाज का। मौजूदा गवर्नमेंट आपके एहतजाज के बाद भी समरने वाली नहीं, उन्होंने आपको कुछ सही है। लेकिन अब मिसालें हैं। जी ठीक है सिपरा साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्लेम कर दिया, इसका मतलब जो हमाद अज़ीज़ साहब कह रहे हैं वो उसमें हकीकत कुछ नहीं है। आपको जो ग्राउंड रियलिटी में नजर आ, जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, उसमें ये प्रॉब्लम आने वाली है। बिल्कुल आने वाली। मैं आपको बताता हूँ, जो वो कह रहे हैं कि कार्गो हमारे पास आ रहे हैं, ये एलएनजी अभी इस वक्त जो इस माह सितंबर की जो बिलिंग हमने की है वो 2623 रुपए पर MMBTU पे की है। ये माह जून में 1100 समथिंग थी। मुझे बताएं कि एलएनजी कीमत 1100 उठाकर हम 2600 पर ले गए और नवंबर दिसंबर में यही कीमत जो तवक्को की जा रही है कि 3400 के करीब जाएगी। मुझे बताएं कि कीमत में इस कदर इजाफा और महंगे दामों जो वो गैस आ रही है, अगर वो आप 1100 पर डोमेस्टिक सेक्टर के लिए अफोर्ड नहीं कर रहे थे तो आप उसको 2600 पर ये बात ना करें, ये बात ना करें, क्योंकि एलएनजी महंगी होने पर या एलएनजी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर मलबा तो पिछली हुकूमत पर डाला जाता है, अपनी ओनरशिप तो ली नहीं जाती है कि 3 साल में हमने क्या किया इस प्रोजेक्ट के साथ। तो ये बात आप ना करें, ये आप छोड़ दें, ये पिछली हुकूमतों के नुकसानात हैं जो हम भुगत रहे हैं। इस हुकूमत ने तो अभी तक कुछ उस तरह से किया नहीं है। अब बहरहाल करने ही जा रही है कि सर्दियों में अब गैस नहीं मिलेगी जी, आप अपने ओन पर हैं, आपने सिलेंडर रखना है रखें, आपने लकड़ियां जलानी है जलाएं, क्योंकि हुकूमत तो जिम्मेदारी नहीं ले रही है। आपको एलएनजी नहीं देगी क्योंकि सब्सिडी देनी पड़ेगी, या फैसिलिटीज नहीं दे रही है और गैस नहीं दे रही है आपको खुद। बिल्कुल, शायद सिपरा साहब का बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम तफसील बताई और लोगों को। इसके साथ साथ एक और मसला जिस पर हमने आपको बताना है वो इशू आने वाला है जी कराची में, चूँकि डेयरी कैटल फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की फी लीटर कीमत बढ़ाने के लिए एक दफ़ा फिर कह दिया कि 150 रुपये कीमत होनी चाहिए, बल्कि 155 रुपये कीमत। उन्होंने कहा कि अगर रेट हम चेक करें और जो तखमीना हम लगाएं तो 155 बनती है, जो कि ऑलरेडी वो 130 के करीब तो बेच रहे हैं, लेकिन सरकारी कीमत तो 100 से भी कम है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है। पेट्रोल के साथ रेस तो नहीं लगाई हुई इन्होंने कि पेट्रोल महंगा होता जाएगा, हम दूध महंगा करते जाएंगे। आपको याद होगा कि हमने कुछ अर्सा पहले भी बाकायदा इसके ऊपर पूरा सेगमेंट किया था और इस पर अदालत के अंदर भी केस चल रहा था और सिंध हाई कोर्ट में भी इसमें मुख्तलिफ मामलात के ऊपर बात हुई कि गवर्नमेंट एक कीमत तय करती है और फिर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, और तमाम शहर में 130 रुपए के करीब दूध मिल रहा था। अभी भी गवर्नमेंट की कीमत वही है, लेकिन अब डेयरी फार्मर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हम 130 नहीं बल्कि 155 रुपए तक हमारी जो कॉस्ट है वो बनती है। तो मिलकर बात क्यों नहीं की जाती, कहाँ पर लूप होल्स हैं, क्यों गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं कर पाती है? और अगर गवर्नमेंट अपनी लॉजिक्स के तहत या फैक्ट्स एंड फिगर्स के तहत कीमत तय करती है तो फिर उस पर इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं करा पाती? ये बड़ा सवाल, इसमें ये बहुत बड़ा मसला है। और ऑब्वियसली जो आपके कंज्यूमर्स हैं वो भी इससे परेशान हो रहे हैं और जो कंज्यूमर एसोसिएशन है वो भी इस पर परेशान है कि आखिर अगर 155 रुपये कीमत रख दी गई तो फिर क्या होगा, क्योंकि और 130 रुपये में भी वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। शाकिर गुजर साहब, शाकिर उमर गुजर साहब हमारे साथ हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं डेयरी एसोसिएशन कराची से, उनसे हम जानते हैं। शाकिर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे पहले भी हमारी मुतादिद बार बात हो चुकी है, ये इशू है कि ऐसा कि सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा। अब आपने नई कीमत जो 155 रुपये बताई है कि ये होनी चाहिए, ये कैसे कैलकुलेट की है और आपको लगता है कि ये पॉसिबल होगा लोगों के लिए? लोगों के लिए पॉसिबल हो या ना हो, और इसे लोगों की कुव्वत खरीद में लाना तो वफाकी गवर्नमेंट का या हमारे हुकूमत पाकिस्तान का सूबाई गवर्नमेंट का काम है। हमारी भी कुव्वत खरीद में अजनास नहीं आ रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि अजनास की बेतहाशा बढ़ती हुई कीमतों के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है, वो अजनास की कीमतों को कम करें, दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है ये समझना कि जी हम फार्मर्स से उंगली उठाएं, दूध की कीमतों का तयन करना हमारे अख्तियार में नहीं है और ना ही मेरी और आपकी ख्वाहिशात से मुनासिब है। इसका ताल्लुक है कि दूध
इसके जो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी इनपुट की कीमतों से इसका ताल्लुक है। इनपुट की कीमतें बढ़ेंगी, दूध की कीमतें बढ़ेंगी। शाकिर साहब, लेकिन 155 रुपए आवाम तो फिर दूध पीना ही छोड़ देगी। अगर आप कह रहे हैं कि आपकी और मेरी ख्वाहिशात पर डिपेंड नहीं करती, कीमत और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे करती है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये कॉस्ट बढ़ी क्यों, 155 तक क्यों पहुंची, और क्या आपने ये कंसर्न्स गवर्नमेंट तक पहुंचाए हैं? असल में कि मैं 13 से ज़ायद दरख्वास्तें लिख चुका हूँ। अभी एक दरख्वास्त हमने महकमा लाइव स्टॉक को भी मूव की है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पास। आप भी अपनी इदारा भी अपनी तरफ एक तखमीना जारी करे ताकि हमारा और उनका जो तखमीना हम देखें जी उसमें कितना फर्क आ रहा। और जो मैं आपको बता दूं कि मैं बारहा कह चुका हूँ कि जो अजनास है, पाकिस्तान जो है अपनी मवेशियों की जरूरियात का 45% चारा पैदा करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की और पिछली गवर्नमेंट की यही पॉलिसी रही है कि जो अजनास पैदा होता है वो भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। जब एक्सपोर्ट होता है तो तलब बढ़ जाती है, रसद कम हो जाती है, और उसका इम्पैक्ट आता है दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, और वो हर साल इसकी जेब से निकलता है। फिर दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडा, ये चारों चीजें जो महंगी होती है उसकी बुनियाद यही है कि अजनास की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, जानवरों की नस्ल कशी हो रही है, छोटे से पाला नहीं जा रहा, भैंसों को जो दूध देने वाली ड्राई एनिमल्स हैं उन्हें स्लॉटर कराया जा रहा है। और जरूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान को पॉलिसी बनाए। शाकिर साहब, आपकी बात ठीक है। ये बात हर एसोसिएशन जो है जो कि मुंसलिक है कंज्यूमर मार्केट से, वो यही कहती है कि जी हमारा रॉ मटेरियल या हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो महंगी हो गई है, तो हम उन्हें यही मामला आगे भी ट्रांसफर कर देने। ऑब्वियसली ये ऐसे ही होता है बिजनेसेस में। लेकिन ये बताइएगा कि अब 155 रुपये जो आपने रखी है, 130 रुपये ऑलरेडी ज़्यादा है, गवर्नमेंट अभी 100 से नीचे चल रही है, ये गैप बहुत ज़्यादा है, इस पर प्लान क्या बनाया, क्या करने जा रहे हैं? असल में जी सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं, ये 155 रुपए पैसे एक्स फार्म गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और यकीनन एक्स फार्म गेट जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो इसके ऊपर उसका किराया इसका पड़ेगा 155 रुपए खत्म नहीं होने वाली बात आप कह रहे हैं, 155 से ज्यादा हो सकता है, मतलब ये तो 170 रुपए चली जाएगी बात। फिर होलसेलर का प्रॉफिट है इसमें और उसके बाद फिर रिटेलर का प्रॉफिट है, तो यकीनन ये पौने 200 रुपए तकरीबन तक पहुंचेगा। पौने 200 रुपए। शाकिर साहब, ये बहुत ज्यादा कीमत है जी, और महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है कि फिर आम आदमी तो सोचना ही छोड़ देगा कि उसने घर में दूध का इस्तेमाल भी करना है। बात यह है जी, इस पर गवर्नमेंट अगर डिसीजन ले और वो अजनास की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाए तो दूध की कीमतें रुक सकती हैं, और यकीनन हमें अपनी जरूरियात के लिए जो चारा हम एक्सपोर्ट कर देते हैं उसे करना चाहिए। ये मुजरिमाना फेल है। देखो, एक रोटी मेरे बच्चों की जरूरत है, मैं उसे कैसे महंगे दामों बाहर बेच सकता हूँ? वो ठीक है शाकिर साहब, आपका शुक्रिया, लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। अगर मनमानी कीमतें वसूल करते रहे तो फिर गवर्नमेंट के रिट चैलेंज हो जाती है, और अगर एक टेबल पर बैठकर बात नहीं की जाती और आपस में मामला तय नहीं किए जाते तो सफ़र आवाम करती है। शाकिर उमर गुजर साहब, आपका शुक्रिया। उम्मीद करते हैं मामला जल्द हल हो। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले महंगाई की, आटा क्राइसिस और इसके साथ साथ चीनी क्राइसिस की। ये तमाम इशू के पाकिस्तान और खुसूसन पंजाब गवर्नमेंट को देखने होंगे, क्योंकि पंजाब में ये मामला सबसे ज़्यादा बिगड़ रहा है। चीनी के हवाले से हमने देखा है लंबी लाइनें लगी हुई हैं, फिर आटा क्राइसिस जो है वो भी जो है थम नहीं रहा, और महंगाई में मुसलसल इजाफा भी हो रहा है। बिल्कुल, गवर्नमेंट जो कीमत तय करती है उस पर ना सब्जी मिलती है, ना चीनी मिलती है, ना आटा मिलता है, और चीनी तो वैसे ही फीकी लगना शुरू हो गई है। मैं वही सोच रही हूँ, गवर्नमेंट ने कीमत कम नहीं करनी है बुजुर्ग, लेकिन होना यह है कि आवाम ने उसका इस्तेमाल कम कर देना है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर साहब मौजूद हैं। हसन खाबर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दिन ब दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है। गवर्नमेंट बुलंदोबांग दावे तो करती है कि आवाम के रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन रिलीफ कहीं नजर नहीं आ रहा आवाम में। महंगाई जो है वो हुकूमत पंजाब का इस वक्त उसको कंट्रोल करना हुकूमत पंजाब का नंबर 1 एजेंडा है, और जो कुछ भी इंतज़ामिया के ज़ेर साया आता है, हुकूमत के ज़ेर साया आता है, वहाँ पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को चीज़ें मुकर्ररा नर्ख पे दस्तयाब हों और उनको किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना हो। इस सिलसिले में हमने 290 के करीब सहूलत बाज़ार भी कायम किए हैं, जहाँ पे लोगों को सस्ता आटा, चीनी और बाकी अशिया रोज़मर्रा की मुयस्सर होंगी। कई स्टोरों में DC काउंटर्स कायम किए गए हैं, और इसके अलावा प्राइसेस को मॉनिटर करने के लिए हुकूमत पंजाब के जो 1250 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं वो भी हमा वक्त इसको चेक करने में मसरूफ़ हैं। लोगों को जुर्माने कर रहे हैं, ज़रूरत पड़े तो उनके ख़िलाफ़ FIR भी करा सकते हैं।
दुकानों को सील भी कर सकते हैं। तो हम इसको हर वक्त मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा हम अर्बन यूनिट के थ्रू थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग भी करवा रहे हैं प्राइसेस की, ताकि हमें पता चले कि ये प्राइसेस कैसे चेंज हो रही हैं, और अगर कहीं हमें लगे कि प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो फिर वहाँ पर हम ख़ास तौर पर फोकस कर रहे हैं। वज़ीर आला ने यह हिदायत की है कि ना सिर्फ ये बाज़ार पूरी तरह चलने चाहिए, बल्कि जो चीनी अभी दरामद की है वो भी हर जगह 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब होनी चाहिए। और हमारी जो टीमें हैं वो ये इंश्योर कर रही हैं कि हर ज़िले में वो चीनी सार्फिन के लिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है हसन खावर साहब, आपने कहा कि ऐसा होना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि जो कीमत रखी है वो मिले। लेकिन मामला यहाँ पर ये है कि स्टेट की रिट उस तरह से नज़र नहीं आती है और स्टेट खुद कहती है कि हमें माफिया का सामना है। अब ये अगर गवर्नमेंट कहेगी तो फिर माफिया के सामने इसका मतलब सरेंडर करती दिखाई दे रही है। देखिए, कोई माफिया इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये ज़रूर होता है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं, जो ताजर होते हैं, बाज़ दफ़ा वो ये कोशिश करते हैं कि इसको चीज़ों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके ज़्यादा कीमत चार्ज कर लें। उसके अलावा और भी कई तरह के ग्रुप्स होते हैं। मेरा ख्याल है माफिया का वर्ड ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन हुकूमत बिल्कुल किसी माफिया के आगे बेबस नहीं है। जहाँ जहाँ से हमें शिकायत मिलती है वहाँ पर प्रॉपर कार्रवाई होती है, और हुकूमत बड़ी क्लियर है कि उसकी रिट इन्फोर्स होनी चाहिए जी। वज़ीर आला के उस पर सख्त अहकामात भी हैं, और जो इंतज़ामिया हैं वो भी इसके लिए कोशा हैं। तो किसी किस्म के माफिया को कोई जगह नहीं दी जाएगी। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि ये जो चीनी की दरामद शुदा चीनी जो है जी। इसको हम इसकी चोरी रोकने के लिए, इसकी लीकेज रोकने के लिए हम ये बंदरगाहों से जब पंजाब में लाते हैं तो NLC के थ्रू ला रहे हैं, और एक डैशबोर्ड के ऊपर अब पूरी सप्लाई चेन देखी जा सकती है कि किस किस जगह से ये गुजर रही है, किस ज़िले में कितनी जा रही है, कितनी फ़रोख्त हो रही है और उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो हम बहुत सख्त इस सिस्टम की मॉनिटरिंग। हसन साहब, आई होप कि ये जो आप बातें कर रहे हैं इसमें एक्चुअली प्रैक्टिकली ये अमल नज़र भी आए और आवाम को रिलीफ जो है वो मिलता हुआ नज़र भी आए। एक तरफ एक और चीज़ जिस पर हुकूमत के ऊपर खासी तनकीद हो रही है, ख़ासतौर पर पंजाब में, कि डेंगू के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और फिर कंपैरिजन निकलता है पिछली हुकूमतों के साथ कि उन्होंने बड़ी अवेयरनेस कैंपेन्स की थी, बहुत से इकदाम किए थे। पंजाब हुकूमत इस वक्त डेंगू को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है? लेवल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो पहला हमारा दिफा है डेंगू के ख़िलाफ़, वो है अवेयरनेस और शहरियों के साथ मिलकर डेंगू का मुकाबला करना। ये डेंगू जो है इसकी अफजाइश होती है पॉन्डेड वाटर में, जहाँ पानी खड़ा हो। तो हम शहरियों के साथ मिलके कम्युनिटी लेवल के ऊपर उनके साथ काम कर रहे हैं कि ये पानी को खड़ा ना होने दें, ताकि इस मच्छर की, इस लार्वा की अफजाइश रुक सके। दूसरी चीज़ है हॉट स्पॉट्स की चेकिंग। अब हम लोग मैसिव स्प्रेज नहीं करते क्योंकि उसके सेहत के लिए नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम लातादाद घर चेक करते हैं। पंजाब में हर रोज़ करीबन 4 लाख घरों को चेक किया जाता है। लाहौर में सिर्फ कल के रोज़ 55,000 घरों को चेक किया गया है, और लाहौर में 1719 घर ऐसे थे जहाँ से लार्वा निकला। जब किसी घर से लार्वा निकलता है तो हम उस घर में और उसके इर्द गिर्द के 48 घरों में इनडोर रेजिड्यूल स्प्रे करते हैं, ताकि वहाँ पे लार्वे का ख़तरा या उसकी अफजाइश रुक सके। इसके अलावा बहुत सारे आउटडोर मकामात भी हम चेक करते हैं और वहाँ पे भी इसकी रोकथाम करते हैं। कुछ स्पेसिफ़िक केसेस में हम सिर्फ आउटडोर फॉगिंग करते हैं एक ख़ास लार्वा के लिए, और उसका भी पूरा डेटा हमारे पास मौजूद है। अच्छा, तीसरा फिर आ जाता है कि अगर कोई शख्स बीमार हो गया है या उसको ये शुबा है कि वो बीमार है, तो हेल्थ केयर सिस्टम से उसका इंटरेक्शन। एक तो तमाम सरकारी हस्पतालों में डेंगू का टेस्ट किया जा रहा है और वो फ्री किया जा रहा है। प्राइवेट हस्पतालों में 90 रुपये में आप डेंगू का टेस्ट करा सकते हैं अगर आपके पास डॉक्टर का नुस्खा मौजूद है। उसके अलावा लाहौर भर में 1209 बेड डेंगू के मरीज़ों के लिए मुख्तस किए गए हैं, और जिसके अंदर एक डेंगू फील्ड हस्पताल शामिल है जो ख़ास तौर पे जौहर टाउन एक्सपो सेंटर में सेट किया गया है। और जो मरीज़ ऐसे होंगे जिनको हस्पतालों में जगह नहीं मिलेगी, उनको इस फील्ड हस्पताल में लाया जाएगा और वहाँ पे इनका मुकम्मल ख्याल किया जाएगा। ठीक है हसन, कहा कि तमाम तैयारी मुकम्मल है हॉस्पिटल के हवाले से, लेकिन आपने ये भी कहा है कि स्प्रेज हम उस तरह से नहीं कर रहे हैं ज़्यादा वास्ट लेवल पर। इसकी वजह क्या है? क्योंकि लोग ये डिमांड करें कि स्प्रे क्यों नहीं हो रहे हैं, तो ये ज़रा बताइएगा। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया ना कि शहबाज शरीफ की लोग एग्जांपल देते हैं कि जी हर जगह उनके ज़माने में मशीनें धुआं मारती फिरती थी। हमें एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि वो अच्छी स्ट्रेटजी नहीं थी, उससे लोगों को सांस की बीमारियां पैदा हुई, लोगों के हेल्थ के नुकसानात बढ़े। एक्सपर्ट्स का व्यू ये है कि ये जो मैसिव आउटडोर स्प्रे है ये नहीं करना चाहिए।
इसीलिए ये स्ट्रेटजी हुकूमत ने तर्क कर दी है। अब हॉटस्पॉट्स के अराउंड स्प्रे होता है, ज़्यादातर इंडोर स्प्रे हुआ होता है। बहुत कम केसेस में, सिलेक्टिव केसेस में जहाँ एक ख़ास तरह का लार्वा हो, आउटडोर स्प्रे होता है। लेकिन हम बहुत बड़ी तादाद में ये स्प्रेस कर रहे हैं और जहाँ जहाँ से भी हमें रिपोर्ट होती है हमारी टीमें वहाँ पहुँचती हैं और उसको जो महकमा सेहत है वो मॉनिटर करता है। तो आप ये जहन में रखें, आप डेंगू के ख़िलाफ़ मुहिम को उस चीज़ से एसोसिएट ना करें कि धुआं मारने वाली गन आपके घर के बाहर आएगी और धुआं मारती चली जाएगी। वो आपके लिए नुकसानदेह है, वो चीज़ अब रुक चुकी है। अगर आपको कोई ठीक है हसन खावर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आपकी स्टेटमेंट को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। एक जगह आपने कहा कि मैसिव स्प्रेस को एक्सपर्ट सपोर्ट नहीं करते, दूसरी तरफ आपने कहा कि हम बहुत ज़्यादा तादाद में स्प्रेस कर रहे हैं। तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि स्प्रे करना है या नहीं करना। हाँ, अवेयरनेस में ये गवर्नमेंट बहुत पीछे है और ये बात पूरी दावे से कर रहे हैं कि जिस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स आवाम को कॉपरेट करने के लिए चलाई जाती थी वो ये गवर्नमेंट अभी तक नहीं चला बिल्कुल हसन खावर साहब का बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ साथ ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सिमल कि उन्होंने जिस तरह से कहा है कि पहले शबाशी साहब के टाइम पे जब स्प्रे हुए थे तो वो ठीक नहीं था मेडिकली, लेकिन तब जो डेंगू कंट्रोल हो गया था, अब डेंगू बढ़ रहा है, तो ये चीज़ जो है ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और अगर आपको गवर्नमेंट की मंतक और तमाम लॉजिक समझ आती हैं तो ठीक है, जिनको नहीं समझ आती फिर हम जैसे लोग हैं वो बोलते भी हैं। बहरहाल जी, एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मौसम चेंज होता है तो सबसे पहली खुशी तो ये आती है कि गर्मियाँ जा रही हैं, अब थोड़ा मौसम बेहतर हो। इसका नुकसान और फिर जब दिल दुखी होना शुरू हो जाता है वो तब होता है जब आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और फिर उसके लिए आपको कुछ घरेलू टोटके, कभी डॉक्टर की ज़रूरत भी पड़ती है। लेकिन सर्दियों में आपकी स्किन और बाल सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसमें कोई शक नहीं है, सर्दियों में आपके स्किन और बाल सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो आज अपने जो दावत दी है डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद इदरीस साहब हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो इश्यूज़ आते हैं जैसे मौसम चेंज होता है और सर्दी की तरफ बात जाती है तो फिर मामला क्यों इस तरह से बिगड़ते हैं। डॉक्टर हाफिज़ इदरीस साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे और बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि जिस तरह से इस वक्त इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो फिर मसाइल आपको क्या लगता है कि क्यों शुरू हो जाते हैं, हेयर लॉस खसूसन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मौसम के हिसाब से हमेशा ही प्रॉब्लम्स होते हैं और हर तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं और स्किन चूँकि हमारा एक आर्गन है और ये भी उसी हिसाब से इफ़ेक्ट करता है कि इसमें भी क्या क्या होता है। तो नॉर्मली जैसे ही मौसम चेंज होता है ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर ये है कि हमारी इनटेक जो है ना वो भी चेंज हो जाती है, हम खा क्या रहे हैं और हमारा वार्डरोब जो है कि हमारा स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी चेंज हो जाती हैं और उस बेस पे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जैसे आपने कहा ड्राई स्किन का होता है, तो ड्राई स्किन का तो डेफिनेटली जैसे ही वेदर चेंज होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसको ट्रीट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। तो आज चूँकि हम बात कर रहे हैं जो सबसे बड़ा इशू है हेयर फॉल का, ठीक है, हेयर फॉल के सीजन में हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली यस, इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। वैसे तो हेयर फॉल सारा साल ही चलता रहता है, उसके बिहाइंड जो इस वक्त हमारी जो मेन रीजंस हैं वो तो हमारा लाइफस्टाइल है। अच्छा, ठीक है, जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री होती है, लेकिन आप देखेंगे कि आजकल के दौर में हमारे पास अर्ली लाइक 20-25 की एज में भी लोग, मेल स्पेशली जो है उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ है और उसकी रीज़न जो है ना वो इन्वायरमेंटल रीज़न ही उसको हम कहते हैं। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री होती है, लेकिन आप अगर देखें पीछे जाके हमारे पेरेंट्स या पेरेंट्स जो थे वो 50-55 के बाद उनका हेयर फॉल शुरू होता था। हमारा अर्ली एज में ज़्यादा हो रहा है और उसकी मेन रीज़न जो है ना वो हमारा लाइफस्टाइल है, एरेटिक लाइफस्टाइल है, खाते हम कुछ और हैं, फिर एक्सपेक्ट हम कुछ और करते हैं, ना नींद का कोई हमारा सिलसिला होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो लीड करती हैं। तो जितने ऑक्सीडेंट्स बॉडी में ज़्यादा कलेक्ट होंगे उतने ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होंगे। और हमारे बालों का ये होता है कि बाल ओवरनाइट ना ही नए आते हैं और ना ही ये जड़ते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, ये 3 स्टेजेस में होते हैं हमारे बाल। एनाजन होता है, टेलोजन होता है और कैटोजन होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी फेज़ है। बहुत सारे मतलब थोड़े से होते हैं ऐसे जो रेस्टिंग फेज़ में होते हैं, जो आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं, उन्होंने नेक्स्ट आगे जाके
बाहर आना है और अपना जो है सिलसिला वो दिखाना है। इसके अलावा एक फ़ेज़ होती है जो एक्टिव फ़ेज़ होती है। जब वो एक्टिव फेज़ में एक्स्ट्रा बाल गिरने शुरू हो जाते हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम शुरू होती हैं। नॉर्मली अगर 50 to 100 बाल एक दिन में गिरते हैं ना, तो वो नॉर्मल रूटीन है, क्योंकि वो जाएंगे तो उनकी जगह पे नए आ जाएंगे। ठीक, अब होता क्या है कि जब हम डाइट में अपनी खुराक लेते हैं तो उस खुराक के हिसाब से हमारे बालों की भी रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली, ठीक, जैसे स्किन की रिक्वायरमेंट है या बाकी के ऑर्गन्स की हैं, इसी तरह से बालों की है। अच्छा, खुराक में कौन सा इंग्रेडिएंट ज़्यादा होना चाहिए जो बालों को इफेक्ट करता है डायरेक्टली? बायोटिन कह लें या बी कम्प्लेक्स कह लें, विटामिन बी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं वो कहूँगा कि जो नहीं होना चाहिए, स्पेशली जो पैकेट्स की फूड है या जो प्रोसेस्ड फूड है ना, वो जितनी आप कम कर सकते हैं वो करें। नंबर 1, मैं हमेशा कहता हूँ कि गो बैक टू योर बेसिक्स, नेचुरल की तरफ आप जितना ज़्यादा जाएंगे उतना ज़्यादा होता क्या, वजह क्या होती है जब आप प्रोसेस फूड खाते हैं तो उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि आप कोई भी फूड देख लें कि अगर आप घर में सख्त सर्दी के मौसम में भी रखें ना, तो थोड़े अरसे के बाद वो खुराक ख़राब हो जाती है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स कम हो जाते हैं। हाँ जी, लेकिन ये जो हमारे पास प्रोसेस्ड फूड्स आती हैं ना, ये 3-3, 4-4 साल के बाद हमारे टेबल पे पहुंचती हैं। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए जो आपने केमिकल्स डाले हुए होते हैं, उस तरह के बाल हमारे बालों तक, बाकी के बॉडी में भी जाते हैं। तो उस वजह से लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि एक तो लाइफस्टाइल हो गया कि वो तो हमें हर बीमारी से प्रिवेंशन के लिए करना ही करना है, ठीक है। दूसरी तरफ जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अक्सर लोग चूजी होते हैं कि हमने इंपोर्टेड शैम्पू लगाना है, हमने हर तरह की प्रोडक्ट सर पे लगा लेनी है ताकि हमारे बाल अच्छे हों। इज़ इट हेल्दी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हर स्किन जो है वो डिफरेंटली बिहेव करती है। हमारे यहाँ प्रोडक्ट को चूज़ करने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो ये होता है कि किसी ने मशवरा दिया कि आप ऐसा कर लें, मेरे लिए वो चीज़ अच्छी थी, तो आप उस तरफ से चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा। हर एक स्किन जो है वो डिफरेंटली बिहेव करती है, तो आपने उस प्रोडक्ट को चूज़ करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि आप में डेफिशिएंसी किस चीज़ की है, आपके हेयर फॉल के बिहाइंड रीज़न क्या है। वो रीज़न आपको आपका डॉक्टर बताएगा कि कौन सी रीज़न है, और उस हिसाब से प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास आप फार्मेसी में जाते हैं तो मिलियंस के हिसाब से प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हर पेशेंट्स को हर प्रोडक्ट नहीं मिलती। और साथ ही मैं यहाँ पे एक छोटी सी और बात भी कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स हैं उनके पास जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हेयर फॉल की ये रीज़न्स ठीक है, फैमिलियल भी हो सकती हैं, और बाकी के जो हमने डिस्कस किए हैं ये सारी हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जो हेयर फॉल को लीड करती हैं, जिसमें बहुत सिंपल और वेरी कॉमन जो है ना, वो हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड के इश्यूज़ हैं। इसी तरह से स्ट्रेस जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी तरह से जो क्रोनिक बीमारियां हैं, आप देखेंगे कि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको जब ट्रीट किया जाता है, डॉक्टर इसके साथ थोड़ा सा वो भी ऐड कर दें, क्योंकि जैसे आपने ये तो बड़े मेजर प्रॉब्लम्स बताए हैं, अक्सर लोगों को ये भी होता है डैंड्रफ का बहुत इशू आता है, उसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये भी कोई इसी जुड़ी चीज़ है, या कोई नेचुरल आपका मसला है, बालों के साथ कोई इशू है आपके, या फिर आपकी खुराक का मसला है, या फिर आप एक नेचुरली बस आपकी टोन है? जेन्युइनली आप इस चीज़ से रिलेट करेंगे डॉक्टर साहब, अक्सर आप ऐसे कर रहे हो तो डैंड्रफ पूरी नीचे गिर रही होती है, इसकी वजह से कितना नुकसान हो सकता है? जी, मैंने आपको बताया ना कि डैंड्रफ भी डेफिनेटली एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है, ठीक है। क्योंकि डैंड्रफ के लिए एक तो ये है कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, इचिंग होती है, जिससे पेशेंट जो है जब इचिंग करते हैं तो वो डेफिनेटली वो वीक होते हैं। और तीसरा, इसमें दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप डैंड्रफ के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना, अगर वो आपकी स्किन के लिए हार्श हैं तो वो साथ हेयर फॉल भी करती हैं। जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं उसको भी लीड करते हैं। तो डैंड्रफ को भी आपने प्रॉपरली ट्रीट करना है। जब आप ट्रीट करेंगे तभी जाके वो आपके हेयर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ करेगी, और इसी तरह से जाके आपका स्कैल्प जो है वो बेहतर होगा। तो इसमें हमेशा ये कहा जाता है कि आपका जो ऑयलिंग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने ऑयलिंग भी करनी होती है उसी हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छी डाइट लें, नेचुरल डाइट लें और साथ ऑयलिंग करें तो बालों में डैंड्रफ नहीं होगा और बाल मजबूत हो जाएंगे। ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। और अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है तो ज़रूर जाएं, लेकिन अगर उसको अवॉइड करना है तो डॉक्टर साहब की जो टिप्स हैं उसके ऊपर भी अमल करें कि अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, खाने पीने का इंटेक बेहतर करें, और साथ में ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनल T20 की। और वर्ल्ड कप से पहले बड़ी बेहतरीन तैयारी की हमारे तमाम प्लेयर्स ने, और उसमें एक अहम रोल नेशनल T20 का था। खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल पंजाब जो हैं वो अब फाइनल में चूँकि पहुँच चुकी हैं। आज मैच होने जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि गिज़ाफी स्टेडियम में जो मैच होगा बड़ा ज़बरदस्त होगा, और एक बेहतरीन मैच की वजह से बेहतरीन तैयारी भी सामने आ जाएगी। बिल्कुल, और इसमें बड़ा यंग टैलेंट जो है वो भी सामने आया। नेशनल T20 को भरपूर तरीके से एंजॉय किया
किया आवाम ने। मेरे घर में तो लगा ही ये होता था, मतलब 2 मैच होते थे तब भी, और शाम का मैच तो मैं बैठ कर देख रहे होते थे। प्लेयर्स पे कमेंट्स हो रहे होते थे कि ये नहीं चल सका, इसने चल लिया। बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने सेंचुरीज बनाकर अपना नाम उस लिस्ट में शामिल कर लिया कि कंसीडर हो सकेंगे वो आगे फ्यूचर के लिए। बहरहाल जी, गुड लक फॉर बोथ ऑफ द टीम्स, सेंट्रल पंजाब और KPK। आज इंटरेस्टिंग मुकाबला होने जा रहा है, और जैसे ही नेशनल T20 खत्म होगा उसके बाद वर्ल्ड कप का जो एक एक्साइटमेंट फेज है, एक्साइटेड फेस है, वो शुरू और हो आपने जाएगा। जिक्र किया कि बहुत से प्लेयर्स ने नाम बनाने के लिए लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। वहीं पर शोएब मलिक और जो हमारे बाकी दीगर प्लेयर्स हैं, फ़खर जमान, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने हिस्सा बनाया, टीम में आ गए, अपना बनवाया। तो नेशनल T20 का बहुत फ़ायदा हुआ कि रिजर्व प्लेयर्स या फिर जो नहीं कंसिडर होते वो फाइनल लिस्ट में आ गए, और T20 के लिए अब तैयारी जो है वो कर ली गई है, और इसकी वजह बेसिक नेशनल T20 में अच्छी परफॉर्मेंस है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल T20 की जो पिचेस हैं वो कोशिश ये की गई थी कि दुबई तर्ज की बनाई जाए, ताकि वही सपोर्ट वहाँ पर मेरे कंडीशंस की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आज चंद दिन बाद अब दुबई में मैचेस होने हैं UAE में, तो उसकी वजह से कोई इशू ना हो। तो अच्छी तैयारी थी, और आज हम उम्मीद करते हैं जो मैच होगा सेंट्रल पंजाब और KP का, वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। बिल्कुल, ये मैच खत्म होने के बाद नेशनल T20 जो पूरा एक टूर्नामेंट था वो खत्म होने के बाद मैं एक चीज़ ज़रूर मिस करूंगी कि मैच के दौरान जब वो पूरी लाहौर की या पिंडी में जब था तो सीनरी दिखाया करते थे और पूरा ओवरव्यू एरियल व्यू दिखाते थे। दैट वाज अमेजिंग। मैं शायद मैच इतना गौर से नहीं देखती थी, लेकिन वो जब सीन आता था तो मैं ज़रूर देखती थी। बहरहाल गुड लक दोनों टीमों को, लेट्स सी कि आज कौन जीतता है। लेट्स होप कि अच्छा मैच हो। थे उसको मुबारक पेश की। आज के लिए जी वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।